नमस्कार दोस्तों, टीटीसी जोधपुर की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है आपका मशीन टूल मेट्रोलॉजी। उस टॉपिक के अंदर हम अलाइनमेंट ऑफ टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम 5 टेस्ट पढ़ चुके हैं। आज है टेस्ट नंबर 6 जिसका नाम है ट्रू रनिंग ऑफ टेपर सॉकेट इन अ मैन स्पिंडल। तो इस टेपर्ड सॉकेट की हमें ट्रूनेस देखनी है, ट्रू रनिंग होना चाहिए, यानी कि इसकी एक्सेस स्पिंडल की एक्सेस से मैच करनी चाहिए। देखिए, इफ़ द एक्सेस ऑफ टेपर्ड होल ऑफ द सॉकेट इज़ नॉट कोसेंट्रिक विद द मेन स्पिंडल द एसेंट्रिक एंड टेपर्ड जॉस विल बी प्रोड्यूस। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये आपका ये मेन स्पिंडल की एक्सेस है और ये आपका टेपर्ड सॉकेट है, तो इसकी एक्सेस अभी ट्रूनेस है, यानी इसके साथ कोसेंट्रिक है। यदि इसके अंदर एसेंट्रिसिटी होती तो कैसे होती, ये आपकी मेन स्पिंडल और हो सकता है टेपर सॉकेट खुद भी ऐसा हो, लाइक दिस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो इस स्पेस को कवर कर, इस स्पेस में क्या है कि यहाँ पे अभी एसेंट्रिसिटी, यानी इसकी एक्सेस हो सकती है कुछ यहाँ से पास ऑन हो रही हो। तो इस एसेंट्रिसिटी को अगर ऐसी इसके अंदर पाई जाएगी, ट्रू रनिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, टेपर्ड जॉब वहाँ पे प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको जांचनी है हमें। इसको जांचने के लिए कैसे जांचेंगे कि एक मैंडल को फिट किया जाता है इस टेपर्ड होल्ड में, उसके बाद इसको धीरे धीरे रोटेट किया जाता है और टू एक्सट्रीम ऑफ अ मैंडल के एक्सट्रीम्स पे, ये देखिए इसको डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 300 mm में, जैसे मान लीजिए यहाँ ये अपना अंदर क्या है आपका, ये सॉकेट है टेपर्ड सॉकेट, इसकी ट्रूनेस जांचनी है। तो ये मैंडल डाल दिया इसके अंदर। अब इस मैंडल पे हमने क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे भी एक पहले हमने डायल इंडिकेटर लगाया, सरफेस पे टच करा और इसको रोटेट करना शुरू करा और रीडिंग ली। तो ये रीडिंग हमें एक यहाँ इस पॉइंट पे लेंगे और एक बिल्कुल इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे लेंगे। यदि इसके अंदर कोई एसेंट्रिसिटी हुई तो यहाँ पे ज़रूर वो एसेंट्रिसिटी मैग्नीफिकेशन होकर हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो परमिसिबल एरर कितनी होनी चाहिए, ये देखिए परमिसिबल, अगर आप पॉइंट ए पे अगर एरर मिल जाती है आपको तो दैट शुड बी 0.01 mm और पॉइंट बी पे 0.02 mm, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक ही लाइन में बोलूँ तो जो परमिसिबल एरर है थ्रू आउट लेंथ वो 0.02 mm से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। कितने mm के लेंथ पर, 300 mm के लेंथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए इस तरह से मैंडल लगा दी। मैंडल को फिर से क्या है, इस कोने को फ्री हैंड को थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्यों, ताकि ये अपने वेट को कांटेक्ट कर सके और एकदम सीधी लाइन में रह सके। फिर आपको यहाँ पे आपको क्या डायल इंडिकेटर का पॉइंटर टच करना है, एक इस पोजीशन पर एक एक्सट्रीम पोजीशन पर। दोनों पॉइंट्स पे आपको एरर चेक करनी है। तो जो एरर है वो 0.02 mm से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इट मीन्स आपका जो सॉकेट है वो टेपर्ड, उसके अंदर प्रॉब्लम है, सो ट्रू रनिंग नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक गाइडवेज विद द मूवमेंट ऑफ कैरिज। टेल स्टॉक गाइडवेज होती कैसे है, पहले उसको देखते हैं। ये देखिए, ये है टेल स्टॉक की गाइडवेज, देख रही है। ऐसी गाइडवेज आपने लेथ पे सबने देखी होंगी, लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा पे टेल स्टॉक मूव करता है और इस वाले पीक पर और इस वाले ये जो फ्लैट हिस्सा है इस पर सैडल मूव करता है। यानी तो इन पे तो मूव करता है सैडल और इस पर मूव करता है टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक की गाइड वेज, यानी ये गाइड वेज की, यानी इनके पैरेललिज्म चेक करना है। पैरेललिज्म यानी ये इसके समांतर है यानी ये कैरिज के, ठीक है। तो देखिए, समटाइम्स द जॉब इज़ हेल्ड बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक फॉर द टर्निंग। कभी कभार जॉब लंबे होते हैं तो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में इनको हेल्ड किया जाता है। लाइक ये अगर आपका टेल स्टॉक है तो यहाँ पे आपका चक और ये यहाँ पे आपका डेड सेंटर, इसके बीच में आप जॉब लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हेल्ड किया जाता है, इस केस में जॉब की एक्सेस है वो क्या होनी चाहिए, टेल स्टॉक के सेंटर से कॉन्साइड होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ द टेल स्टॉक गाइडवेज आर नॉट पैरेलल, अगर टेल स्टॉक की गाइडवेज समांतर नहीं होंगी तो कैरेज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, कुछ ऑफसेट हो जाएगा। यानी टेल स्टॉक का जो सेंटर है, ये आपका दोनों गाइडवेज हैं, ये टेल स्टॉक है, ये यानी जॉब की एक्सेस है। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे तो कैरेज इन पे, और सॉरी आपका जो मूवमेंट है कैरेज का वो तो इन गाइडवेज पर ही है।
अगर एक दूसरे समांतर नहीं होंगी तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि आपकी ये एक्सेस और उसकी आपकी टेल स्टॉक की जो एक्सेस है वो थोड़ी सी ऑफसेट हो जाएंगी, यानी उन दोनों के बीच में एसेंट्रिसिटी पता हो जाएगी, और इस वजह से क्या होगा, जॉब के अंदर टेपर टर्निंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है। टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ अ टेल स्टॉक गाइडवेज इन बोथ प्लेन्स, यानी दोनों प्लेन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेन में यदि हमें चेक करनी है तो क्या करना है, एक ब्लॉक को रखा जाता है गाइडवेज पे, जैसा चित्र में दिखाया गया, अभी आपको दिखाते हैं। तो प्लंजर और जो प्लंजर है वो उस ब्लॉक पे टच किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेसेस में उसको मूव किया जाएगा। यदि उसमें मूवमेंट में, भाई होना तो यही चाहिए ना, अगर वो पैरेलल है तो वहाँ पे कोई रीडिंग आनी नहीं चाहिए, यानी जीरो है सेट करा तो जीरो मिलना चाहिए। अगर कोई डेविएशन आता है तो हमें ये पता लग जाएगा कि पैरेललिज्म नहीं है। तो देखिए कैसे ब्लॉक सेट करना है, लाइक दिस। ये टेलीस्टॉक गाइडवेज है, गाइडवेज पे आपको ब्लॉक सेट करना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और ये वर्टिकल प्लेन में मेजर करेगा, तो ये आपका इस तरह से मूव करेगा और ये इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा। तो आप पैरेललिज्म का चेक कर सकते हैं ये पैरेललिज्म है या नहीं है। तो डायल इंडिकेटर हेल्ड इन द कैरिज एंड द कैरिज इज मूव्ड, एनी एरर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट ऑफ डायल इंडिकेटर। अगर वहाँ कुछ एरर होगी तो वो डायल इंडिकेटर द्वारा दर्शा दी जाएगी। तो परमिसिबल एरर कितनी है, 1000 mm पे 0.02 mm। तो ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। अगला टेस्ट है लेथ पे, मूवमेंट ऑफ अपर स्लाइड पैरेलल विद मेन स्पिंडल इन वर्टिकल प्लेन ओनली, नॉट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए ये इसका डायग्राम देखिए, पहले आपको अपर स्लाइड दिखाते हैं, अपर स्लाइड क्या होती है, फिर मेन स्पिंडल इन वर्टिकल प्लेन। तो आप समझ ही रहे हैं कि वर्टिकल प्लेन यानी ये हमारी मेन स्पिंडल होगी, ये मेंडर डाला हुआ है, ये आपका डायल गेज है। तो मैं यहाँ से इसको जब देख रहा हूँ तब, नॉट फ्रॉम दिस साइड, ऊपर से नहीं देखना, जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये है पैरेलल मूव करना चाहिए। मतलब ये अपर स्लाइड है, जब मैं यूँ मूव कराऊंगा, चाहे इस दिशा में मूव कराऊंगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी तो फिक्स रहनी चाहिए ना। अगर मैंने इसको जीरो सेट कर दिया और यहाँ से यहाँ तक मैं किसी भी पॉइंट के बीच में ले जाऊँ, तो अगर ये डिस्टेंस यानी ये दूरी बराबर है तो इसके अंदर तो कभी डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। अगर ये दूरी में इस तरीके से टिल्ट हुआ तब ये दूरी कम है और ये दूरी यहाँ ज़्यादा है। तो जैसे जैसे डायल इंडिकेटर इस दिशा में चलेगा तो आपका वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो करता जाएगा नीडल से। तो बस यही चीज़ है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अपर स्लाइड होती क्या चीज़ है। ये देखिए, दिस इज़ द अपर स्लाइड। ठीक है, तो यदि लेथ आपने पढ़ी हो तो लेथ पे देखेंगे सबसे पहले आपका एप्रन, सैडल, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ये होता है आपका, इसको टूल स्लाइड भी बोलते हैं, ये आपका टूल पोस्ट होता है। तो यहाँ पे ये है आपकी अपर स्लाइड। इसका पैरेललिज्म चेक करना है कि ये अगर यहाँ पे टूल लगा हुआ और ये वर्क पीस है तो ये इस स्पिंडल एक्सेस के पैरेलल मूव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है कि डायल इंडिकेटर को सबसे पहले अपर स्लाइड पर क्लैंप कर दिया जाता है, फिर एक मैंडल को स्पिंडल में फिक्स किया जाता है। ये देखिए, मैंडल को स्पिंडल में फिक्स कर दिया। द प्लंजर ऑफ डायल गेज इज प्रेस्ड अगेन द मैंडल, प्लंजर ऑफ डायल गेज, ये रहा डायल गेज का प्लंजर को मैंडल की सतह पर स्पर्श कराया जाता है इन वर्टिकल प्लेन एंड द अपर साइड इज मूव लॉन्गिट्यूडनली, इसके ऊपरी सतह को है ना अपर, इसको तथा इस अपर स्लाइड को लॉन्गिट्यूडनली, ये बता चुका हूँ मैं आपको, डायरेक्शन ये लॉन्गिट्यूडनल, इस दिशा में इसको चलाया जाता है। द एरर इज नॉट टेस्टेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकॉज देर इज अ स्वीलिंग अरेंजमेंट ऑफ फॉर टेपर टर्निंग। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसलिए चेक नहीं किया जाता क्योंकि अपर स्लाइड में ऑलरेडी स्विल अरेंजमेंट होता है, थीटा कोण का अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। ठीक है, तो उस दिशा में चेक करने का कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर चेक किया जाता है। अगर कोई त्रुटि होगी तो डायल गेज द्वारा बता दी जाएगी। परमिसिबल एरर कितनी है, 0.04 mm पर 300 mm। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मूवमेंट लेना आपने शुरू करा मेजरमेंट और यहाँ तक आए हैं, तो ये अगर लेंथ है फॉर एग्जांपल 300 mm, तो इसके और इसके बीच में यदि पैरेललिज्म नहीं है, कोई एरर आती भी है, तो वह अधिकतम 0.04 mm की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये आपके अपर स्लाइड है। आगे नेक्स्ट टेस्ट है पैरेललिज्म ऑफ अ टेल स्टॉक स्लीव। तो सबसे पहले टेल स्टॉक स्लीव क्या है ये देख लेते हैं। ये देखिए टेल स्टॉक है, ये पीछे इसका हैंडल, ये क्लैंपिंग यूनिट है जिसे हम लॉक नट है, और ये आपकी है स्लीव, और ये इसके अंदर डाला जाता है डेड सेंटर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, लाइव सेंटर तो हेड स्टॉक की तरफ होता है, ये इसके नीचे बॉडी है दैट इज़ अ कास्टेड, और ये आपकी नीचे गाइड वेज पे लगा होता है। ठीक है, तो ये स्लीव, इस स्लीव का हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे ये एक्सेस जा रही है,
ठीक है, ये नीचे गाइडवेज हैं, इसके रेस्पेक्ट में चेक करना है पैरेललिज्म, वर्टिकल प्लेन में भी और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में कैसे चेक करेंगे, इस स्लीव को सबसे पहले हम मैक्सिमम एक्सटेंड तक बाहर ले आएंगे जितनी आ सकती है। मान लीजिए स्लीव यहाँ तक बाहर आ गई, स्लीव को यहाँ तक बाहर ले लिया, फिर डायल इंडिकेटर यहाँ लगाएंगे और यहाँ तक उसको मूव कराएंगे, तो ये तो वर्टिकल प्लेन में होगी। हॉरिजॉन्टल में डायल इंडिकेटर यहाँ लगाएंगे और यहाँ तक मूव कराएंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि भाई ये पैरेलल है या नहीं है, जैसे अभी हमने पहले भी चेक करी है, पैरेललिज्म ऑफ मेन स्पेंडल हमने चेक करा था। तो देखिए, इफ़ द टेल स्टॉक स्लीव इज़ नॉट पैरेलल टू द सैडल मूवमेंट, यदि टेल स्टॉक की स्लीव सैडल मूवमेंट के समांतर नहीं होगी, देन द हाइट ऑफ डेड सेंटर वुड वेरी। ऑब्वियस ही बात है, डेड सेंटर की हाइट क्या करेगी, वेरी यानी बदलती रहेगी जैसे जैसे लेंथ ऑफ स्लीव आर टेकन आउट। मतलब जैसे जैसे मान लीजिए पैरेलल नहीं है तो स्लीव जो इसे हम बाहर निकालेंगे टेल स्टॉक से, वो नीचे से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो होनी तो यूँ चाहिए थी, जैसे जैसे स्लीव बाहर आएगी टेल स्टॉक से तो होनी तो यूँ चाहिए थी कि ये सब जगह से बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, ये टेल स्टॉक अगर है हमारा तो ये जो बाहर आएगी धीरे धीरे ये कुछ इस तरीके से होती चली जाएगी। तो ये जब देखेंगे हम यहाँ पे गैप बढ़ रहा है और यहाँ पे गैप कम है, तो ये पैरेललिज्म नहीं होगा, क्योंकि टेल स्टॉक की तो ये है और आपकी इसकी एक्सेस ये है। ठीक है, फॉर द जॉब हेल्ड बिटवीन टू सेंटर्स, यदि ऐसे कोई जॉब है दोनों दो सेंटर के बीच में पकड़ा जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक बन जाता है कि जो सेंट्रल एक्सेस है डेड सेंटर की वो जॉब के एक्सेस से कोइंसाइड हो दोनों प्लेन्स में, यानी हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी। लेकिन यदि स्लीव पैरेललिज्म नहीं होगी सैडल मूवमेंट के तो ऐसा संभव नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो जॉब क्या होगा, टिल्टेड अप और डाउन। जॉब क्या होगा, या तो ऊपर की तरफ टिल्ट होगा या नीचे की तरफ टिल्ट होगा, क्योंकि मान लीजिए ये आपका लाइव सेंटर है, ठीक है, और ये आपका जॉब है। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि ये आपकी सेंटर एक्सेस है मान लीजिए, तो आपका जो स्लीव है वो इसको यहीं तो टच करनी चाहिए थी भाई, जो डेड सेंटर लगेगा वो यहाँ टच करना चाहिए। तो यह कब टच करेगा, जब आपकी स्लीव भी इस एक्सेस के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं होती तो देखिए ये हमारा मान लीजिए लाइव सेंटर, ये आपका वर्क पीस, ये आपकी एक्सेस है। अब अगर मान लीजिए स्लीव मूवमेंट सॉरी स्लीव क्या है, पैरेललिज्म नहीं मेंटेन करती तो आपकी जो डेड सेंटर है वो कुछ इस तरीके से इसको छुएगा, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी स्लीव। तो आप जहाँ से देख रहे होंगे कि इसकी एक्सेस तो यहाँ चल रही है और जॉब की एक्सेस नीचे चल रही है, तो इन दोनों के अंदर ये जो एसेंट्रिसिटी है ये किस वजह से पैदा हुई है, कि इसके पैरेललिज्म ना होने की वजह से। तो हमें पैरेललिज्म दोनों प्लेन में चेक करना है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो ये टेस्ट कैसे लेते हैं, द टेस्ट इज कैरिड आउट बाय एक्सटेंडिंग द स्लीव टू ए मैक्सिमम एक्सटेंड, यानी स्लीव को जितना बाहर आ सकती है ना, इतना बाहर निकाल लो, एंड बाय फिक्सिंग द डायल इंडिकेटर ऑन द टूल पोस्ट, और जो आपका डायल इंडिकेटर है वो टूल पोस्ट पे लगा दो, और उसका जो प्लंजर होगा उसको स्लीव के अगेंस्ट यानी इसकी सतह पर स्पर्श कराया जाएगा, पहले वर्टिकल में फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दोनों तलों में क्या करना है, हमें टेस्टिंग करनी है। तो करेंगे कैसे, ये देखिए ये स्लीव आ गई टेल स्टॉक से बाहर, ये प्लंजर लगा दिया अपना, तो ये आपने लगाया है, तो 20 स्थिति में तो आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट लेने, और इस स्थिति में क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजरमेंट लोगे। ये टूल पोस्ट पे बंधा हुआ है, इस पोजीशन पे लगा के आप टूल पोस्ट को इधर ले जाएंगे तो इस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, दोनों स्थितियों में चेक होगा। आपको यही देखना है कि डायल इंडिकेटर में जो नीडल का मूवमेंट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम हॉरिजॉन्टल में भी होगा, पहले डायल इंडिकेटर यहाँ टच करेगा, आप अपने टूल पोस्ट को इधर मूव कराएंगे तो ये यहाँ इस पोजीशन तक आएगा, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई एरर आ रही है या मूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैरेज को फुल लेंथ ऑफ स्लीव तक क्या करना है, लेंथ की जितनी स्लीव है तब तक मूव कराना है, और जितने डेविएशंस आ रहे हैं डायलिंग इंटर में उनको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो टेल स्टॉक स्लीव शुड बी राइजिंग टुवर्ड्स द फ्री एंड, मतलब वही बता रहा है आपको कि इसकी जो स्लीव है इसका जो फ्री एंड है वर्टिकल में जब देखते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा आगे से राइज होना चाहिए। राइज क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके खुद के वेट की वजह से ये एकदम स्ट्रेट हो जाए, उसको एकोमोडेट करने के लिए। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होना चाहिए, टूल की तरफ होना चाहिए, ताकि टूल के द्वारा लगाया गया बल अगर यदि फोर्स है तो वो उसको एकदम स्ट्रेट रख दे। तो इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए कि ये जो आपकी स्लीव है इसका जो वर्टिकल प्लेन में फ्री एंड है वो बहुत थोड़ा सा आगे से ऊंचा उठा होगा। ये इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आई से इसको इतना अच्छा आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एरर अगर आपकी पाई जाती है तो कितनी होनी चाहिए, 0.02 mm पर 100 mm इन बोथ प्लेन्स, ठीक है, दोनों प्लेन्स यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए अंदर इतनी एरर अलाउ है। ये देखिए
कैसे इसके अंदर चेक कर रहे हैं। पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक स्लीव टू द सैडल मूवमेंट, ये देखिए कौन सा प्लेन में है, वर्टिकल। ये देख रहे होंगे ये टेल स्टॉक आ गया, ये इसकी स्लीव है, ठीक है। यहाँ ये देखिए इसका प्लंजर टच में है, तो ये जो इसका पीछे स्टैंड है ये टूल पोस्ट पे है या सैडल पे है, इसको इस तरफ मूव कराएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक आते आते अगर कोई डेविएशन मिलता है तो वो हमें बता देगा कि वर्टिकल प्लेन में डेविएशन है, यानी उसके अंदर कुछ अंतर है। अंतर कितना होना चाहिए, 0.02 mm पर 100 mm। फिर है ना, ये देखिए ये पहली स्थिति है और ये इसकी आखिरी स्थिति है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखेंगे तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ से हमने स्टार्ट करा, इसको इस रोटेटिंग व्हील के द्वारा हम इसको सैडल को मूव कराएंगे इस दिशा में कराकर ये इसका आखिरी पॉइंट है। तो यहाँ ये जो नीडल है ये हमें बताएगा कि अगर उसके अंदर कोई पैरेललिज्म की एरर है तो। अगला है पैरेललिज्म ऑफ टेल स्टॉक स्लीव टेपर सॉकेट, यानी अब ये जो स्लीव जिस टेपर सॉकेट के अंदर लगी है उसका सैडल मूवमेंट के सापेक्ष पैरेललिज्म है या नहीं है। विकल्प को स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हमारा स्लीव तो पैरेललिज्म को फॉलो करता है, लेकिन यदि टेपर सॉकेट अंदर जिसके अंदर स्लीव है लाइक दिस, अगर मान लीजिए टेपर सॉकेट है ऐसा है ना, इसकी एक्सेस ये होनी चाहिए थी और ये इसके अंदर स्लीव है। अगर स्लीव सही है और ये टेपर सॉकेट सही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारा स्लीव तो क्या है एकदम सही है लाइक दिस, ये एक्सेस है, लेकिन टेपर सॉकेट में ही अगर प्रॉब्लम हुई तो ऐसा भी तो हो सकता है। इस तरीके से ये भी संभव है कि इसकी एक्सेस कुछ चेंज हो सकती है। इस टेपर सॉकेट को हमें देखना है कि ये भी पैरेललिज्म को फॉलो करता है नहीं। तो जब भी हम सॉकेट टेपर सॉकेट की बात करें तो हमें मैंड्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्थिति में क्या करना है कि एक मैंड्रल को स्लीव के सॉकेट में डालना है। तो डायल गेज को सबसे पहले टूल पोस्ट पे फिक्स कर लेना है और जो प्लंजर है उसको क्या करना है, मैंड्रल पे टच करवाना है। डायल इंडिकेटर का जो प्लंजर है उसको मैंड्रल पे टच कराएंगे और सैडल को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूव कराएंगे। तो ये जो टेस्ट है ये भी दोनों, जब भी पैरेललिज्म टेस्ट कर रहे हैं हम लगभग दोनों प्लेन में कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लेन में टेस्ट किया जाएगा। और जो परमिसिबल एरर है आपकी, अगर आप देख पा रहे होंगे वो कितनी है, 0.04 mm पर 300 mm इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल यानी जब ये मान लीजिए आपका टेल स्टॉक है, इसके अंदर है ना ये मैंड्रल डाला हुआ है आपने, तो यहाँ पे अगर आपका प्लंजर लगा है और यहाँ आपका ये नीचे बेड है, तो ये वर्टिकल प्लेन टेस्टिंग है, ये पैरेललिज्म आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 300 mm के मूवमेंट में 0.04 mm तक की एरर अलाउ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी ऊपर से देखने पर ये नीचे बेड, ये आपका मैंड्रल और यहाँ पे आपका ये मान लीजिए कि डायल इंडिकेटर का प्लंजर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मूव कराएंगे, मूव कराने पर जो चेंजेस होंगे वो देख लेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि आपको जब मैंड्रल लगा दिया जाएगा टूल पोस्ट में, तो टूल पोस्ट आपकी हमेशा लॉकिंग पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी एरर क्या है, 0.04 mm पर 300 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखिए इस तरीके से कुछ टेस्ट होगा। ये आपका मैंड्रल है, मैंड्रल के अंदर आपने डायल इंडिकेटर लगा दिया, ये इसका प्लंजर हो गया, ये आपकी स्लीव है ये वाली, ठीक है। ये टेल स्टॉक है, तो इसके अंदर सॉकेट के अंदर मैंड्रल को डाल दिया जाएगा। ए जो डायल इंडिकेटर की स्थिति है वो आपकी वर्टिकल प्लेन के अंदर रीडिंग को दर्शा रही है और बी वाली जो स्थिति है वो आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रीडिंग को दर्शा रही है, गाइड वेज, और ये आपका उसका डायल इंडिकेटर का बेस, ठीक है। तो इसको जब आप मूव करेंगे लाइक दिस या आइदर दिस, तो आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। होना तो क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए, है तो वो मेज़र कर लिया जाएगा और उसकी परमिशेबल एरर जो लिमिट है वो 0.04 mm पर 300 mm। ये देखिए ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे ये देखेंगे अगर आप टेल स्टॉक का ये रहा आपका, ये देखेंगे इसलिए यहाँ पे ये मैंड्रल डाला हुआ है, ये रहा ये मैंड्रल है, इस मैंड्रल के इस पॉइंट पे लगा दिया, वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल में हमें क्या देखना है, ये जो बेस रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा क्या आनी चाहिए, बराबर ही तो आनी चाहिए, तभी तो पैरेललिज्म को फॉलो करेगा। पैरेलल का मतलब क्या है, ये सब दूरियां समांतर हो जानी चाहिए। समांतर का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सब बिंदुओं पर बराबर आएगी, तभी तो इसके समांतर रहेगा ये और ये एक्सेस। तो यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो, अगर इसके अंदर कोई एरर आती है इसका मतलब ये दोनों की जो दूरियाँ वो समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। तो कितनी अलाउ है, 0.04 mm, उससे ज़्यादा है तो ये पैरेललिज्म को फॉलो नहीं करता, यानी कि जॉब के अंदर क्या करेगा, हमेशा त्रुटि उत्पन्न करेगा। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हैं तो ये देखिए ऊपर से देखने पर टेल स्टॉक ये रहा, ये इसकी ये स्लीव, टेपर सॉकेट, ये टेपर सॉकेट है इसके अंदर आपने मैंड्रल डाला, मैंड्रल के बाद आपने ये इसके ऊपर डायल इंडिकेटर लगाया, ये डायल इंडिकेटर का बेस, ठीक है। इसके बाद आप इस व्हील से सैडल को जब मूव करेंगे इस दिशा में तो आप कंटिन्यूस रीडिंग ले रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इस बेस से यहाँ तक की एक दूरी निश्चित दूरी है।
तो इस बेस की एक्सिस ये होगी, है ना, ये इसी एक्सिस को तो फॉलो करेगा, और इसकी एक्सिस ये होगी। तो यदि ये दोनों समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर स्थिति में बराबर होनी चाहिए। यही तो ये डायल इंडिकेटर नाप रहा है। तो डायल इंडिकेटर पर पहले आपने 0 सेट कर दिया, आप इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी दूरी बदलेगी तो वो आपके नीडल पर शो होगी। ठीक है, आगे अपना अगला टेस्ट है अलाइनमेंट ऑफ बोथ द सेंटर्स इन वर्टिकल प्लेन। बोथ सेंटर का अलाइनमेंट यानी हेड स्टॉक और टेल स्टॉक। अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोनों कभी बड़े बड़े जॉब्स की जब टर्निंग करनी पड़ती है तब इन दोनों का काम आता है। तो जॉब को इसमें पकड़ना पड़ेगा। यदि जॉब के दोनों अलाइन नहीं है तो हेड स्टॉक का जो सेंटर होगा वो यहाँ पकड़ेगा और इसका सेंटर यहाँ पकड़ेगा, जिसकी वजह से जॉब या तो टिल्टेड अप, या तो ऊपर की तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाएगा या नीचे की तरफ टिल्ट होगा, जिस वजह से कभी भी ट्रू जियोमेट्री प्राप्त नहीं होगी। ट्रू यानी जो डिजायर्ड जियोमेट्री है जिसके लिए हम वहाँ पे उससे मशीन टूल से प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है। बिसाइड टेस्टिंग द पैरेललिज्म ऑफ एक्सेस, यानी अब एक्सेस का पैरेललिज्म चेक करने के अलावा हमें इनकी रिलेटिव पोजीशन, एक्सेस की रिलेटिव पोजीशन भी चेक करनी ज़रूरी है। ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, मान लीजिए ये आपकी हेड स्टॉक की एक्सेस है, ठीक है, इसका पैरेललिज्म चेक करता हूँ मैं, वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो ये बेड था, पैरेललिज्म मैंने यहाँ से चेक कर लिया, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर। टेल स्टॉक का पैरेललिज्म चेक कर लिया, ये दूरी देख ली, ये दूरी देख ली, ये दूरी देख ली, ये सब बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है ये तो आपने देख ली, बहुत अच्छी बात आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, लेकिन कल को ऐसी स्थिति भी तो हो सकती है कि ये थी, ये आपका बेड, ये हेड स्टॉक और ये होगा टेल स्टॉक। पैरेललिज्म भी तो चेक कर रहा हो, ये देखो ये दूरी अभी भी बराबर है, पॉइंटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इसके हिसाब से तो इसकी एक्सेस सही है, और यहाँ देखें तो इसकी एक्सेस भी सही है। लेकिन इन दोनों की रिलेटिव एक्सेस यानी ये एक दूसरे के साथ कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इन दोनों में एसेंट्रिसिटी है। तो अब तक हम जो पैरेललिज्म चेक कर रहे थे एक्सेस का, उसके हिसाब से तो ये दोनों स्थितियाँ सही है, लेकिन हमें इन दोनों की रिलेटिव स्थितियाँ भी देखनी है। तो हम पॉइंटर को इन दोनों के बीच में मेंडर लगाएंगे और पूरी लाइन पे उसको घुमाएंगे। देखिए कैसे। तो बोथ द एक्सेस में बी पैरेलल टू द कैरिज मूवमेंट बट दे में बी नॉट कॉन्साइडेड। ऐसा हो सकता है ना कि देखने में तो लग रही है कि हाँ यार दोनों पैरेलल है, लेकिन कॉन्साइड नहीं हो रही हूँ, लेकिन होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर यदि हम इसके बीच में जॉब फिट कर देंगे तो एक्सेस ऑफ जॉब विल नॉट बी पैरेलल टू द कैरिज मोमेंट। जो जॉब का एक्सेस होगा वो कैरिज मोमेंट के पैरेलल नहीं होगा। तो देखिए इसमें होगा क्या, मान लीजिए आपके हेड स्टॉक की जो एक्सेस है वो यूँ पास ऑन हो रही है, ठीक है, और ये टेल स्टॉक की है। अब देखने में तो देखेंगे तो ये पैरेलल ही तो है, ये देखो हर स्थिति में पैरेलल। इसकी देखेंगे तो ये भी पैरेलल है, लेकिन ये दोनों एक साथ में कोइंसाइड नहीं कर रही, जिस वजह से जॉब भी कोइंसाइड नहीं करेगा और एरर आने के चांस होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि ये मैंड्रल है, सिलेंड्रिकल मैंड्रल जो आपको बताई थी दो सेंटर्स के बीच में, उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ हमने लगाया डायल इंडिकेटर का प्लंजर, यहाँ लगा दिया, इसको हमने सेट कर दिया 0 पे। अब इसको धीरे धीरे हम इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे। यदि इन दोनों के एक्सेस में कुछ भी अंतर हुआ, भाई मान लीजिए ये एक्सेस यहाँ है और ये एक्सेस यहाँ है, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट होगा, यहाँ से टिल्ट होगा तो ये यहाँ पे डायल इंडिकेटर के अंदर फटाफट से रीडिंग हमें मेजर हो जाएगी। तो ये भी हमें क्या है, पैरेललिज्म चेक करना और इनकी कोसेंट्रिसिटी, पैरेललिज्म के साथ साथ ये कोसेंट्रिक है या नहीं है। तो इस टेस्ट को कैसे कैरिड आउट करते हैं, ये टेस्ट याद रखना हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसमें क्या है, एक मैंड्रल को दोनों सेंटर्स के बीच में फिट किया जाता है और डायल गेज को कैरिज पर सेट किया जाता है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस टेस्ट को नहीं किया जाता, क्योंकि टेल स्टॉक को हॉरिजॉन्टल प्लेन में एडजस्ट किया जाना संभव है। जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे हम इसको टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो प्लंजर होता है डायल गेज का, उसको मैंड्रल की सतह के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में क्या करता है, स्पर्श कराया जाता है। ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका डायल इंडिकेटर है, ये मैंड्रल के इस पे प्लंजर को टच करा दिया, ठीक है। तो कैरिज को फिर मूव करा जाएगा और एरर नोट डाउन किया जाएगी, भाई यहाँ से हमने मूव करना शुरू करा, कैरिज को इस डायरेक्शन में मूव कराया तो यहाँ तक चलेगा, और जो एरर आएगी उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा। याद रखना है कि टेल स्टॉक एंड टेल स्टॉक स्लीव आर लॉक्ड। भाई टेल स्टॉक और टेल स्टॉक की जो स्लीव होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लॉकिंग पोजीशन में होनी चाहिए। और जो परमिशिबल एरर है वो कितनी है, 0.06 mm पर 300 mm। यानी मान लें कि अगर इसकी मैंड्रल की लंबाई 300 mm ही है और यहाँ से यहाँ तक कोई एरर आती भी है अगर कोसेंट्रिसिटी में, तो कितनी होनी चाहिए, 0.06 mm। इससे ज़्यादा अगर एरर है तो वो जॉब में अंदर क्या रहेगा, हमेशा अलाइनमेंट इसका प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है।
तो देखिए, अब ये यदि एरर पाई जाती है, मान लीजिए 0.06 mm की एरर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरर किस साइड हो, हेड स्टॉक साइड हो या टेल स्टॉक साइड हो। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि जो टेल स्टॉक सेंटर है वो हेड स्टॉक सेंटर से हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेड स्टॉक तो आप देखेंगे कि स्टेशनरी पार्ट है, कभी मूव नहीं होता लेथ के अंदर, लेकिन जो टेल स्टॉक है हम इसको नट एंड बोल्ट, सॉरी आप बोल्ट लगा होता है ना, तो उस बोल्ट को लूज़ करके, नट को लूज़ करके और उस बोल्ट को आगे पीछे खिसका के टेल स्टॉक की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब ये मूव कर सकते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से इसकी जो बॉटम सरफेस होती है टेल स्टॉक की, वो क्या होती है, धीरे धीरे वॉर्न आउट, यानी घिसाव वगैरह ना घिसती रहती है। तो यदि कोई त्रुटि है भी सही ना, तो टेल स्टॉक की तरफ होनी चाहिए, ताकि ये समय के साथ अपने आप ऑमिट हो जाएगी। ठीक है। अब यदि एरर हो 0.06 mm से ज़्यादा, यानी मिलीमीटर से आपको ज़्यादा मिल जाती है, तब आपको क्या करना है कि इसकी जो बॉटम सरफेस है टेल स्टॉक की, उसको थोड़ा सा स्क्रैप्ड कर दिया जाएगा। स्क्रैप्ड यानी छिल दिया जाएगा और एरर को विद इन द लिमिट लाया जाएगा। ठीक है। अगला आपका टेस्ट है एक्सियल स्लिप ऑफ लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का एक्सियल स्लिप क्या है? देखिए, द थ्रस्ट फेस्ड एंड द कॉलर ऑफ लीड स्क्रू मस्ट बी एग्जैक्टली स्क्वायर टू द स्क्रू एक्सेस। मान लीजिए ये सतह है, ठीक है, ये लीड स्क्रू की एक्सेस है, तो ये कह रहा चाहिए एग्जैक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं होता तो ये ऐसी एक्सेस है। ठीक है। अगर ये इस तरीके से हो तो क्या होगा? ये अगर इस तरीके से होगा तो ये जो शेप है, यही शेप क्या करेगी, तो ये जो जियोमेट्री है ये क्या करेगी, लीड स्क्रू को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक पीरियोडिक मोशन कराएगी। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर कहीं फॉर्म में एरर है, यानी उसके इस तरीके से एरर होगी तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर एक्सियल स्लिप प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है। तो इसकी जो सतह है, यानी इसकी ये सतह क्या होनी चाहिए, इस एक्सेस के एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, साइक्लिक एंड वाइज मूवमेंट होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से होगा लाइक दिस, तो ये क्या है, ये एरर इसको साइक्लिक मूवमेंट करवाएगी। तो ये बबलिंग टाइप का मूवमेंट होगा लाइक दिस, इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो जब हम देखते हैं साइकिल का टायर, हमने कभी बार देखा होगा, घूमना तो यूँ चाहिए एकदम रोटेट, लेकिन जब इसको मैं यहाँ से देखूँगा तो ये कभी इस दिशा में घूमता हुआ दिखेगा और कभी इस दिशा में घूमता हुआ दिखेगा। तो ये कभी ये वाला बिंदु कभी यहाँ पहुँच रहा है, कभी यहाँ पहुँच रहा है, जिसको हम कहते हैं ना बबल कर रहा है टायर। तो ये क्या एक्सेल स्लिप ही तो है। जब मैं इस दिशा से देख रहा हूँ तो मेरे को तो ये लीनियर स्लिप दिख रहा है ना, इस दिशा में। समझ में आ रही है ये चीज़, भाई टायर होना चाहिए ये यूँ, लेकिन जब हम देखते हैं तो ये टायर कभी हमें बबल होता है तो यूँ दिखाई देता है और कभी यूँ दिखाई देता है। तो होनी तो चाहिए थी इसकी स्थिति ये, लेकिन ये कभी इस स्थिति पर होता है और कभी इस स्थिति पर होता है। तो ये ए से बी तक की जो दूरी है ये इसका क्या है, एक्सियल स्लिप ही है। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस, अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टील बॉल का यूज़ करते हैं। ये देखिए जैसे दिखाया गया है, इसमें स्टील बॉल को डाला, ठीक है, और स्टील बॉल के इस वाले स्थान पर क्या किया, हमने प्लंजर लगा दिया। उसके बाद अब इस लीड स्क्रू को धीरे धीरे रोटेट किया जाता है, और इसमें अगर इसके अंदर एक्सेल स्लिप होगा तो यहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाती है। तो वो जो रीडिंग मिली है वो किसको शो कर रहा है, एक्सेल स्लिप को। अब शो कर रहा है तो कितनी अलाउ है, दैट इज़ द 0.03 mm। इससे ज़्यादा एरर अलाउ नहीं है, यानी इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट करके हम इसका चेक करेंगे एक रिवोल्यूशन में कि भाई इसके अंदर कितनी एरर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अगर ये एरर प्रोड्यूस हो रही है तो ये कहाँ ज़्यादा ख़तरनाक है कि जब ये थ्रेड या स्क्रू कटिंग किया जाता है तो उसके पिच के अंदर ये एरर प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये आपके सारे अलाइनमेंट टेस्ट हैं जो लेथ पे परफॉर्म होते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको राय देना चाहूँगा, मैंने इसमें आपके टोटल 12 टेस्ट डाले हैं। एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर या 8 नंबर में, तो आपको कोई भी 5 या 6 टेस्ट लिखना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि 12 के 12 टेस्ट स्टूडेंट के लिए याद रखना बहुत टफ टास्क बन जाता है। तो आप कोशिश करिए कि इसमें से 5-6 कम से कम 8 टेस्ट को अच्छी तरीके से ढंग से याद करिए विद डायग्राम। थैंक यू।